हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कॉम्पैक्शन, इनके कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। लेकिन इन एमसीक्यूज के साथ ही हम डिटेल में थ्योरी भी कवर करने वाले हैं, जिससे आपके इन चैप्टर से मैक्सिमम टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ लाइन विच शोज द वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन फॉर द कॉम्पैक्टेड सॉइल कंटेनिंग नो एयर वॉइड इज नोन एज। अब आपके पास एक रिलेशन आता है, जो रिलेशन आता है वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी के बीच में कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में। और रिलेशन क्या बनता है, जिसे मॉइस्चर डेंसिटी कर्व भी आप कहते हैं। यहां पे वर्टिकल एक्सिस आपकी दिखाती है ड्राई डेंसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी दिखाती है वाटर कंटेंट। और इनके बीच जो रिलेशन बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि ये ग्राफ आपके पास क्या शो करता है कि अगर आपको ड्राई डेंसिटी चाहिए तो आपको कुछ अमाउंट में सॉइल में मॉइस्चर डालना पड़ेगा, और मॉइस्चर जब आप उसमें ऐड करेंगे तो मॉइस्चर से उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये मॉइस्चर केवल एक लिमिट तक ही ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज कर पाएगा। उससे अधिक अगर आपके पास मॉइस्चर आता है तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लग जाएगी। इसी टॉपिक से यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने के साथ ड्राई डेंसिटी बढ़ती जा रही है और ये डिक्रीज ना होके कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि दिखाता है कि यहां पे आपके पास सॉइल में जीरो वॉइड्स हो गए। और जीरो वॉइड्स कब होंगे, जब आपके पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी, यानी कि सारे के सारे वॉइड्स आपके रिमूव हो जाएंगे और केवल सॉइल बचेगा। इसी जीरो वॉइड्स में, जहां पे वॉइड्स जीरो रहते हैं या आपके पास एयर वॉइड्स जीरो रहेंगे, तो इसीलिए इस लाइन को आप कह सकते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, क्योंकि एयर पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। इसी लाइन को हम 100% सैचुरेशन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 100% सैचुरेशन लाइन, यानी कि जीरो एयर वॉइड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन मॉइस्चर डेंसिटी कर्व में वो होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आपको मिल गई है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट ए आपके पास क्या है, परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट वेट। अब विस्कोसिटी और यूनिट वेट के बीच में कॉजनी-कैरमन ने एक फॉर्मूला दिया था, परमिएबिलिटी K इक्वल्स टू E क्यूब अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W अपॉन म्यू इंटू D स्क्वायर। यानी कि गामा W अपॉन म्यू मीन्स है कि गामा W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्टेटमेंट आपके पास गलत कह रहा है कि परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, जबकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट है, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट है। तो स्टेटमेंट ए आपके पास इनकरेक्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट बी आपके पास कहता है द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल मीडियम अल्टर्स द परमेबिलिटी थ्रू सॉइल, यानी कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये सॉइल की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और ये करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज होता है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। जबकि अगर एयर आते हैं या एयर कंटेंट की मात्रा ज्यादा आती है तो वो हमेशा परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है। यानी कि स्टेटमेंट ए आपके पास इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी आपके पास मैच हो रहा है, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस टू 80% एंड 60%। और आपके माइंड में क्वेश्चन रीड करते ही पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, कॉजनी कैरमन फॉर्मूला जो आता है E क्यूब अपॉन 1 प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू डी स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी का एक ही फॉर्मूला आपके पास आता है। अगर यूनिट वेट एंड डेंसिटी 80% एंड 60% तक रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हमें परमेबिलिटी में क्या चेंज आता है ये बताना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे इसका। तो परमेबिलिटी के इक्वल्स टू आता है E क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू डी ई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी है एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि E क्यूब डी स्क्वायर, डी आता है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, E मींस आता है वॉइड रेशियो, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। अब क्वेश्चन करने का तरीका कैसा है कि यूनिट वेट 80% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हम सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं 80 म्यू, विस्कोसिटी 60%, यानी कि हम लिख सकते हैं 60 और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 800 अपॉन 6 वजह 6 3 जा 80, यानी कि आपके पास आ गया 133.33%। जो परमेबिलिटी पहले 100% थी वो अब 133.33% हो गया, यानी कि इंक्रीज परमेबिलिटी कितना आ जाएगा आपके पास 33.33%। तो ये आपके पास कॉजनी कैरमन फॉर्मूला आता है। और ऐसे ही आपके पास हेजन फॉर्मूला भी आपके पास परमेबिलिटी का आता है, तिरजागी फॉर्मूला भी परमेबिलिटी का आता है, जो कि सब आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 50 mm/s देन द टाइप ऑफ सॉइल इज। तो इसके लिए आपको परमेबिलिटी की वैल्यूज याद होनी चाहिए कि इफ परमेबिलिटी इज मोर देन 1 cm/s, तो 1 cm/s से जब ज्यादा आपके पास वैल्यू आएगी तो ये आपके पास आता है ग्रेवल की परमेबिलिटी 1 cm/s से ज्यादा होगी। 1 to 10 to the power -3 cm/s आपके पास सैंड की परमेबिलिटी आएगी, 10 to the power -3 to 10 to the power -6 सिल्ट की, एंड लेस देन 10 to the power -6 आपके पास आ जाएगा क्ले का। अब अभी हमारे पास गिवन है 50 mm/s, अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 cm/s आपके पास आ रहा है, और 5 cm/s आपके पास 1 cm/s से ज्यादा है, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा क्लीन ग्रेवल। आंसर आ जाएगा क्लीन ग्रेवल। तो इस तरह से हम एमसीक्यूज भी कर रहे हैं और साथ में पूरी थ्योरी डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अब देखिए हमारे पास गिवन है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूनिटी यानी कि 1 है, तो I इक्वल्स टू हम 1 ले सकते हैं, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लो, फ्लो मींस आता है डिस्चार्ज एंड पर यूनिट एरिया A, यानी कि हमें निकालना है Q अपॉन A आपके पास कितना आएगा इफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गिवन इज 1। तो अब हम डार्सी फॉर्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डार्सी द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे,
तो V इक्वल्स टू आ जाएगा K मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। A का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो A इंटू वी इक्वल्स टू A इंटू K इंटू I, और एरिया इंटू वेलोसिटी आपके पास आता है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू A इंटू K, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपके पास वैल्यू कितने गिवन है, 1 गिवन है। तो अब हम A को अगर Q के अपॉन में ले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन A एंड K1 का 1 यानी कि K। तो डिस्चार्ज या फ्लो अक्रॉस यूनिट एरिया आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन डी आपका मैच हो रहा है। तो यहां से आपका डार्सी लॉ भी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ स्ट्राटम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, यानी कि आपके पास 3 लेयर गिवन है इक्वल थिकनेस की। परमेबिलिटी ऑफ टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेयर्स आर K1, K2 एंड K3 आपके पास वैल्यू गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ एवरेज गिवन, फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेट। अब दो फॉर्मूले आपके पास आते हैं जब आपके पास स्ट्रेटम गिवन होगा, एक फ्लो पैरेलल का आता है, एक आता है फ्लो परपेंडिकुलर का। अगर हम सबसे पहले दोनों फॉर्मूले रिवाइज कर ले तो आपके पास फ्लो पैरेलल का फॉर्मूला आता है परमेबिलिटी इक्वल्स टू, ये आता है K1H1 प्लस K2H2 अपॉन H1 प्लस H2। और अगर 3 स्ट्रेटम है तो K1H1, K2H2, K3H3 आप लिख सकते हैं और अपॉन में H3 लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए आपके पास इक्विवेलेंट परमेबिलिटी आती है H1 प्लस H2 अपॉन H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2। और अगर आपके पास और भी वैल्यूज या आपके पास 3 स्ट्राटम 4 स्ट्राटम है तो इस हिसाब से आप वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारे पास अभी 3 स्ट्राटम है, 3 सॉइल लेयर हैं और परपेंडिकुलर परमेबिलिटी आपने निकाली, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 लेयर आपके पास है, H1, H2, H3 हमने लिख दिया, H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। थिकनेस हमारे पास इक्वल है तो हम इसे H भी रख सकते हैं या डायरेक्टली आप 1 भी इसे ले सकते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। 1 अपॉन K1, K1 की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4, या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन K2 की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस K3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1, 2 एंड 1.5 का एलसीएम लेंगे तो ये आता है 6। तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा तो 6, यहां पे आ जाएगा 6, इसमें 2 3 जा 6, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर आएगा 3 एंड 1.5 4 जा आएगा आपके पास 6, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। अब नीचे आपके पास बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ गया 3 और ये आपके पास ऊपर आके 6 3 जा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 6 3 9 प्लस 4 13। अब 18 अपॉन 13 आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए और साथ में अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस तरह से उसे एग्जाम में बिना कैलसी के सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में सीखा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीपेज लॉस इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड फॉर अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इफ द फ्लो नेट कंटेन 5 फ्लो लाइंस आपके पास हैं and 9 equipotential lines and the head causing flow is 20 meter, K permeability 2.6 into 10 to the power minus 6।
सीपेज लॉस या डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो आपके पास आता है, ये आता है KH इनटू NF अपॉन ND, यानी कि K मींस परमेबिलिटी आपको गिवन है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू हेड आपके पास 20 मीटर है इंटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल, हमारे पास फ्लो लाइन गिवन है 1 2 3 4 5, यानी कि फ्लो चैनल आपके पास कितने आ जाएंगे, एक कम आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल 4। सेम एज इट इज 9 इक्विपोटेंशियल लाइन है, और जब 9 लाइन आएगी यानी कि इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आपके पास एक कम आ जाएंगे, यानी कि ये आ जाता है 8, तो 4 2 जा 8 एंड 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, और 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 आपका आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है, ये आपके पास 10 टू द पावर माइनस 5 होना चाहिए, या हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास 10 टू द पावर माइनस 4 हो। तो पर मेथड आपको क्लियर हो चुका है कि सीपेज लॉस का जो फॉर्मूला आपके पास आता है, ये आपके पास आता है, ये फॉर्मूला आपके पास खोसला थ्योरी आता है, या खोसला फॉर्मूला आपके पास कहलाता है सीपेज लॉस या डिस्चार्ज का KH इंटू NF अपॉन ND। पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वाइब्रेटरी रोलर्स आर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन। वाइब्रेटरी रोलर, सी फूड रोलर या न्यूमेटिक टायर रोलर, आपके पास रोलर्स आते हैं। वाइब्रेटरी रोलर हमेशा ग्रेनुलर सॉइल या कोर्स सॉइल के लिए यूज किया जाता है। सी फूड रोलर यूज किया जाता है कोहेसिव सॉइल या क्ले के लिए, और न्यूमेटिक टायर रोलर आपके पास जनरली फाइन सैंड या सिल्ट के लिए यूज किया जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ हैमर आर। अब प्रॉक्टर टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन कॉम्पैक्शन या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए प्रॉक्टर टेस्ट यूज होता है, और दो टाइप के होते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आपके पास जो हैमर यूज होता है, ये यूज होता है 2.6 kg का, एंड फ्री फॉल आपके पास आता है 310 mm या 31 सेंटीमीटर, ये आपके पास आता है। इसके अलावा और भी डिटेल आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें सिलेंडर यूज होता है जिसकी कैपेसिटी आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या लार्ज साइज का भी यूज कर सकते हैं 2250 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा और डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं कि जो रैमर आप यूज करते हैं उसका डायमीटर 50 mm होता है, नंबर ऑफ ब्लोज इसमें 25 और 56 यूज किए जाते हैं, लेयर्स आपके पास 3 और 5 बनती है, ये पूरी डिटेल आप रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में रैमर का वेट 2.6 kg एंड फ्री फॉल 310 mm आता है। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का भी क्वेश्चन लेके आया हूं कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना रहता है। तो मॉडिफाइड में रैमर का वेट भी एंड फ्री फॉल भी दोनों ही बढ़ जाते हैं, और ये बन जाता है 4.89 kg और फ्री फॉल आ जाता है 450 mm। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन सीपेज प्रेशर इफ द फ्लो ऑकर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द इफेक्टिव प्रेशर विल बी। जब भी सीपेज या पोर वाटर प्रेशर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ऊपर आपके पास केवल सॉइल पार्टिकल बच जाएंगे, और पार्टिकल टू पार्टिकल लगने वाला स्ट्रेस ही इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाएगा। यानी कि जब सीपेज डाउनवर्ड होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सीपेज या पोर वाटर प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, जब फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस at a depth of 10 meter below the ground level when water table is 3 meter below ground level, saturated density आपके पास given है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब,
एंड बल्क डेंसिटी गिवन है 18 मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ग्राउंड लेवल जीएल से 10 मीटर नीचे यहां पे आपको निकालना है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा बार से। सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस कभी भी डायरेक्टली नहीं निकाला जाता है, यह निकाला जाता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पहले टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, फिर पोर वाटर प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब देखिए 10 मीटर नीचे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, जहां पे 3 मीटर नीचे आपके पास वाटर टेबल गिवन है, यानी कि पानी आपका इसके नीचे, इसके ऊपर सॉइल ड्राई कंडीशन में है। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए, सिग्मा निकालने के लिए, देखिए 3 मीटर की हाइट तक केवल आपके पास ड्राई सॉइल है, तो जो आपके पास स्ट्रेस आता है ये होता है यूनिट वेट इनटू हाइट। तो यूनिट वेट ड्राई सॉइल की हमें गिवन है, ड्राई डेंसिटी या बल्क डेंसिटी 18 और हाइट गिवन है 3, तो 18 इंटू 3 प्लस 3 मीटर ये आ गया, यानी कि हाइट हमारे पास बची 7 मीटर, और यहां पे आपके पास सैचुरेटेड सॉइल है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट हमारे पास या डेंसिटी 20 है, इनटू हाइट आपके पास 7 है, यानी कि 18 3 जा 54, 27 140, ये आपके पास आ गया 194 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। फिर हम कैलकुलेट करते हैं पोर वाटर प्रेशर, यानी कि सीपेज प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर, पानी कितना है। अब वाटर टेबल जब यहां पे है तो इसके ऊपर सॉइल ड्राई है, ऊपर कुछ नहीं आएगा। 7 मीटर की हाइट में आपके पास वाटर है, तो हाइट तो आपको 7 मिल गई, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 लिया जाता है, 9.81 को 10 लिया जाता है, जबकि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो हम लेके चलते हैं 1, तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 7 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, यानी कि 194 माइनस 70, ये आपके पास आ जाएगा 124, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक ही क्वेश्चन आपको, एक ही न्यूमेरिकल आपको पूरे इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर की डिटेल बता देता है। फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो गए और कैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, according to Hazen approximation of the permeability of sand, if the effective diameter is 0.2 centimeter, the permeability will be, हमें निकालना है permeability, ठीक है। तो permeability K का फॉर्मूला, Hazen फॉर्मूला आपके पास आता है, ये होता है C D10 स्क्वायर या DE स्क्वायर हम ले सकते हैं। D आता है इफेक्टिव साइज, या D10 को भी इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स आप कहते हैं। C की वैल्यू हेजन ने आपके पास दी है 100, एंड D हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इफेक्टिव डायमीटर इज 0.2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 0.2 का स्क्वायर 2 2 4, यानी कि 0.04 आएगा। 100 इंटू 0.04 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास B। तो ये आता है हेजन फॉर्मूला। परमेबिलिटी निकालने का कॉज़नी-कैरमन फॉर्मूला पहले ही आपको बता चुका हूं, जो यूनिट वेट और विस्कोसिटी की फॉर्म में आता है। ऐसे ही तिरजागी फॉर्मूला आपके पास होता है 200E² इंटू D स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द परमेबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, लोडोमीटर, नन ऑफ दिस। यहां से आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी। फाइन सॉइल या कोहेसिव सॉइल के लिए F से F यानी कि फॉलिंग हेड यूज होता है,
एंड कोर्स सॉइल से कांस्टेंट हेड यानी कि C2C कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सॉइल मैकेनिक्स के 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए और इन एमसीक्यूज के साथ ही इनमें क्या क्या डिटेल थ्योरी की आती है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।